यानी लेट सपोज अगर हाफ वेव है तो हाफ वेव और फुल वेव की रिपल फैक्टर्स की बात हो रही थी, जिसमें जितने फैक्टर रिपल्स ज्यादा होंगे उसमें उतना उसका रिपल फैक्टर ज्यादा होगा। लेट सपोज अगर हाफ वेव है तो वो आउटपुट में सिर्फ हाफ ऑफ द सप्लाई को लोड तक पहुंचाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें रिपल्स ज्यादा आ रहे हैं, या फिर जो है लोड जो है ना ज्यादा फील कर रहा है अप एंड डाउन ना, जिसका फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट कंपोनेंट। तो जब हम इसकी वैल्यूज रख कर सॉल्व करते हैं तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाता है। तो हाफ वेव के लिए 1.21 है, जबकि फुल वेव के लिए जो रिपल फैक्टर है वो है 0.48। चले उसके बाद मूव करते हैं थर्मियानिक इमिशन। थॉमस एडिसन ने दरियाफ्त की थी। एंड एफईटी के अंदर चैनल होता है एक, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है सोर्स टू ड्रेन। लेंज लॉ इज द लॉ ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनर्जी नहीं कह सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब होती जब उसके अंदर मास, उसके अंदर वॉल्यूम, वेलोसिटी, इन चीजों का चेंज ना हो रहा होता, जस्ट फॉर द एनर्जी होती। तो यहाँ पर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। एंड अगर शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है जीरो एंड रनिंग कंडीशन में, तो आप प्रैक्टिकल वे में उसकी फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में आप रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर सीरीज विद द आर्मेचर लिखा हुआ है, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है। अच्छा, फील्ड बाइंडिंग द करंट जनरेटेड व्हेन अ कंडक्टर मूव्स। पीछे क्वेश्चन जरा दिखाएं मुझे। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही थी इससे पहले जो मैं क्वेश्चंस डिफाइन कर रहा था? जी जी, आवाज आ रही थी आप। अच्छा, विद द फील्ड वाइंडिंग जो है ना मोस्ट रोल करते हैं शुरू में। चले 56 की तरफ मूव करें। The current generated when a conductor moves across a magnetic field is called as induced EMF, जो कि Faraday's law of electromagnetic induction भी कहलाता है। कि कंडक्टर अगर मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन में हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेंगे और उसकी रिस्पॉन्स में करंट फ्लो करता है। अगर इसको रिवर्स कर दें, कंडक्टर स्टेशनरी हो एंड मैग्नेटिक फील्ड को आप ऑल्टरनेट करें या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, तब भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर सर्किट कंडक्टर्स का कंप्लीट है। तो तब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो स्टैटिक ईएमएफ कहलाएगा, क्योंकि कंडक्टर्स स्टेशनरी हैं। एंड जब कंडक्टर्स मूव कर रहे हों तब डायनामिक ईएमएफ कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट उसको कहते हैं जिसको इंटीग्रेट किया जा सके, या जो वैल्यूज को इंटीग्रेट करके हमें बता रहा होता है। लेट सपोज हम वोल्ट मीटर की बात कर दें, तो ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट उस पॉइंट का वोल्टेज आपको बता रहा होता है, उस टाइम का, उस पॉइंट का सर्किट के। लेट सपोज वो बाद में वोल्टेजेस को ऐड करता हुआ नहीं जाता। जबकि वाट आवर मीटर या फिर जो एनर्जी मीटर्स होते हैं वो आपकी एनर्जी कैलकुलेशन टाइम बेस पर कर रहे होते हैं और साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं उसका टाइमली। ठीक है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, दीज आर नॉट द इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, while वाट मीटर, वाट आवर मीटर और एनर्जी मीटर आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। The main reason for connecting of a pulse transformer at the output stage of the thyristor triggering circuit is to provide electrical isolation। जैसे कि मैंने एक ट्रांसफार्मर की पहले भी बात की थी, जिसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एंड सेकेंडरी टर्न सेम हो, तो वो सेम ही वोल्टेज स्टेप जो इनपुट पर देंगे वही सेम आउटपुट पर देगा, वो सिर्फ आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज होगा। इस तरह से यहाँ पर पल्स ट्रांसफार्मर भी एज अ आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है।
one electron is moving in the electric and magnetic field, it will gain energy from, एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो उसके अंदर जो है ना उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करेगा तब उसमें एक रोटेटिंग या टर्निंग इफेक्ट आएगा जिसको लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं, जिस पर मोटर्स वर्क करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दो फील्ड्स के अंदर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड से लेगा। मैग्नेटिक फील्ड से कभी भी इसकी एनर्जी नहीं बढ़ती, उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है या वो टिल्ट करता है, उसकी मोशन जो है ना दूसरी डायरेक्शन में टिल्ट होना शुरू हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, यानी वो अब फास्टर मूव करने लग जाता है। The function of the starter of the DC motor is to limit the starting current. स्टार्टर से ही पता चल रहा है स्टार्ट में यूज होता है, और डीसी मोटर्स में शुरू में हमें पता है बैक ईएमएफ नहीं होता। बैक ईएमएफ के न होने की वजह से मोटर्स में एक इफेक्ट आता है कि वो हाई करंट ड्रॉ कर रहा होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग टाइम में। तो शुरू में हम स्टार्टर्स लगाते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर भी होते हैं, 4 पॉइंट भी। इन स्टार्टर्स को जैसे ही मोटर रन करना स्टार्ट करती है, बाद में हम रिमूव भी कर देते हैं जब मोटर स्मूथली वर्क करना स्टार्ट करती है। तो ये लिमिट द स्टार्टिंग करंट के लिए यूज होते हैं। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क इज मिनिमम इन शंट मोटर के अंदर, ये मिनिमम होता है क्योंकि शंट मोटर की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, जबकि सीरीज में स्टार्टिंग टॉर्क या स्पीड ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, एंड डिफरेंशियल कंपाउंड में एज कम्पेयर टू क्यूमुलेटिव कम होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज शंट मोटर। सीरीज की जो स्टार्टिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। Photon always propagate with speed c, but light comes into view to travel a speed diverse from c in an opaque medium. We can explain this fact by electron oscillators in a medium by introducing a phase change upon re-radiation. जबकि ऑप्शन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटर्स हैं। in frog leg winding is used in combined lap and wave windings on a single motor. मोटर नहीं होता, सेम सेम। और ये मैं बता, जो है ना वो डीसी मोटर्स के अंदर यूज होती हैं। आप इसको कभी भी इंडक्शन में जो है ना मिक्स ना कीजिएगा। सो करेक्ट ऑप्शन अगर आपको कहीं मिले कि डीसी मोटर में यूज होता है या फिर एसी मोटर में, तो आप टिक कीजिएगा। जो फ्रॉग वाइंडिंग है वो आपकी डीसी मोटर में यूज होती है, डीसी मशीन में, इन अ डीसी मशीन। और ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों लेप एंड वेव का, सीरीज एंड पैरेलल का, ठीक है। इन अ डीसी मशीन विदाउट इंटरपोल्स, to get improved commutation, the brush shift angle must be varied with change in load. लोड के अकॉर्डिंग, जितना लोड चेंज हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग ही कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम ब्रश का एंगल शिफ्ट करते हैं। IGFET is a device, is a square डिवाइस। IGFET को हम मॉसफेट भी कहते हैं। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट इसलिए कहते हैं कि इसमें हम मॉसफेट जो हम यूज कर रहे होते हैं उसमें हम SiO2 की एक ऑयल की लेयर यूज करते हैं एज इंसुलेटिंग। फॉल्ट्स, इंटरनल हो रही है, एंड कोर में जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, ओवरऑल टेम्परेचर की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ओवरऑल सारी की सारी जो हीट इंटरनली जनरेट हो रही है उसके अंदर, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है, और ये वर्क गली कोई वर्किंग नहीं होती इसकी। पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बेस्ड यूनिट, इसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। सो इसका इंडक्टर का लैगिंग इन नेचर होता है, कैपेसिटर का लीडिंग इन नेचर होता है। If residual magnetism of a shunt generator is destroyed accidentally, it may be restored by connecting its shunt field by
टू अ बैटरी, बैटरी से आप उसको जो है ना लगा के आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। जैसे अक्सर हम गाड़ियों की देख रहे होते हैं, अक्सर बैटरी डेड हो जाती है या फिर स्टार्ट नहीं हो सकता, रेजिडुअल किसी वजह से जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वापस हम बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्ट करके उनको चार्ज करते हैं। द लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द करंट। ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। जब भी करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं या उस फोर्स की जो लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, और ये करंट पर डिपेंड करते हैं या करंट के मैग्नीट्यूड पर। इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ प्लाटिनियम इरिडियम। सेंसिंग वायर दो किस्म के डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनती है ताकि वो सेंस कर सके और अलार्म कर सके, क्योंकि इनका मोल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये वर्क करती है। जैसे फ्यूज का हम जो है ना दो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनाते हैं, तो वो भी एज अ सेंसिंग एंड मेल्टिंग दोनों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। इन अ पावर सिस्टम व्हाट हैपेंड व्हेन अ बिग लोड इज सडनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। सडनली अगर बिग लोड लार्जर लोड डिस्कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम की जो ऑल्टरनेटर की जो रूटर की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी मशीन से आप अगर लोड हटा देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी ओवरऑल मशीन की एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी। Speed of all alternators increases. In an inductance AC circuit, the current lags the voltage. अगर प्रैक्टिकल है तो 0 और 90 के दरमियान लैग करेगा, अगर आइडियल है तो 90 डिग्री पर लैग करेगा। Move towards another question, 73. In frequency modulation, noise components which affects the amplitude can be eliminated by an FM limiter circuit. Cost operation of which of the following plant is least? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की लीस्ट होती है, थर्मल की ज्यादा होती है, न्यूक्लियर सबसे कम जो है ना हाइड्रो की होती है। द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन ऑन कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से सैग भी बढ़ता है। तो अगर कहीं इंक्रीज सैग का भी ऑप्शन आ रहा हो वो भी करेक्ट होता। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स एंड हाई वोल्टेज स्टीप वेव्स इज प्रोवाइडेड बाय अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल लाइटनिंग एरेस्टर्स। लाइटनिंग एरेस्टर्स यहाँ पर यूज होते हैं, एंड साथ में ग्राउंड वायर्स डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए यूज होते हैं। लाइटनिंग एरेस्टर्स स्टीप वेव्स जो सिस्टम के अंदर इंटरनली जनरेट होती हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग की वजह से या इंटरनल स्विचिंग किसी भी वजह से जो जनरेट होती हैं उनको रिमूव करने के लिए दोनों यूज होते हैं। स्काई वायर जो आप ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर देख रहे होते हैं, टावर्स के ऊपर टॉप पे एक वायर लगी होती है, और लाइटनिंग एरेस्टर्स ये डिफरेंट पोजीशंस पर कनेक्टेड होते हैं, डिवाइस के साथ भी, टावर्स के साथ भी, और किसी भी मशीन के साथ भी। द डीसी कंपोनेंट द डीसी कंपाउंड मोटर्स आर जनरली कम्युलेटिव कंपाउंड, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल का इफेक्ट बढ़ जाता है। कम्युलेटिव ज्यादातर जनरली हम यूज करते हैं। एयर डिपेंड्स अपॉन कंप्रेशन रेशो, कि एयर को कितना कंप्रेस किया गया है, क्योंकि जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उसका टेम्परेचर प्रेशर उतना बढ़ेगा, उतना ही डीजल इंजन के अंदर बर्निंग के लिए हमें ज्यादा काम आएगी। इन पावर प्लांट कूलिंग टावर्स आर यूज टू कूल कंडेंसर आउटलेट वाटर, जो कंडेंसर हेलो सर, आवाज आ रही है? 81 पर क्या ये लास्ट क्वेश्चन था या आगे कुछ क्वेश्चंस हैं? ये आपकी आवाज बीच में खत्म हो गई थी। क्या आ रही थी? सॉरी फॉर द इंटर, पता क्यों नहीं आ रही थी, कब से कौन से क्वेश्चन तक नहीं आ रही थी? बस ये इन पावर प्लांट कूलिंग टावर कर ले 79। इसके बाद कितनी स्लाइड्स हैं काइंडली? नहीं नहीं, 79 सर, ये स्टार्ट कर ले। 79 एमसीक्यूज आप रिपीट कर ले।
हेलो रशीद भाई। ऑडिबल? यस यस यस। अच्छा, मुझे 5 से 7 मिनट दे दे, मैं बात कीजिएगा। ओके। ओके ओके। सेवेंटी नाइन से यस। स्टार्ट कर लो। अच्छा चले, 79 से अगर इंटरप्शन आई थी, चलें 78 से स्टार्ट कर लेते हैं। कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन डिपेंड्स अपॉन, एक तो एयर की स्पीड पर, फ्यूल टॉर्क, इन चीजों पर तो डिपेंड नहीं करता। कंप्रेशन रेशो के एयर को आप कितना कंप्रेस करके भेजते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि जितनी एयर ऑलरेडी कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो कंबस्शन के लिए वो उतनी एफिशिएंट होगी, यानी वो एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, वो वाला ओवरऑल जो भी आपका इंजन है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगी, उस बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा देगी बर्निंग में, यानी कि आपके हेल्पफुल रहेगी वो। इन पावर प्लांट इन पावर प्लांट्स कूलिंग टावर्स आर यूज टू, देखिए कूलिंग टावर्स स्पेशली यूज होते हैं जो है ना, पानी को ठंडा करने के लिए, और नेचुरल इसमें नेचुरल फिनोमिना यूज कर रहे होते हैं, और साथ में हम जो टावर्स होते हैं उसके अंदर जो फैंस लगाते हैं, वो जस्ट लाइक कि जैसे एग्जॉस्ट का फैन हम घरों में लगाते हैं, हम उस फैन को उसी डायरेक्शन में लगाकर उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो स्काई की तरफ कर देते हैं। यानी कि बड़ा वाला फैन लेकर हम लगाते हैं, और उन उस फैन के नीचे से, यानी जहां पर फैन के नीचे वाला एरिया होता है वहां हम छोटी छोटी पट्टियां या पत्तियां बिछाते हैं, उसके ऊपर पानी गिराते हैं। पानी जब वो गर्म पानी उन पर गिर कर छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है, तो फैन ऊपर खींचते हुए जो हवा जा रही होती है फैन की तरफ, तो वो हवा और इस पानी के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, इनके दरमियान एक एनर्जी को या हीट को एक्सचेंज करके पानी को गर्म से ठंडा कर देती है। और ये पानी आ कहाँ से रहा होता है? कंडेंसर के आउटलेट से आ रहा होता है, जहां पर ये स्टीम को पानी में कन्वर्ट करके निकल रहा होता है। यानी वो पानी नहीं कि जो स्टीम से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, वो पानी नहीं, जो पानी यूज हुआ है ट्यूब्स के अंदर स्टीम को पानी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अब जब उसने हीट कन्वर्ट की, खुद गर्म हो गया और स्टीम को ठंडा कर लिया पानी में, तो फिर अब ये गर्म होने की वजह से इसको दोबारा ठंडा करना जरूरी है, क्योंकि दोबारा साइकिल चलाना जरूरी है, क्योंकि ये दोबारा जाएगा कंडेंसर में और दोबारा से स्टीम को ये पानी में कन्वर्ट करेगा। तो कंडेंसर के आउटलेट से जो वाटर निकलता है उसको कूल करने के लिए वो कूलिंग टावर्स हम यूज करते हैं। स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर पर प्रोपोर्शनल है, एंड जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। मल्टीपल और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कॉपर के अंदर स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है, और जो है ना उसके अंदर कम होता है। एल्यूमिनियम के अंदर क्यों कम होता है? एल्यूमिनियम के अंदर क्योंकि उसमें एज कंपेयर टू, सॉरी, स्किन इफेक्ट उसमें ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम के अंदर ज्यादा होता है एंड कॉपर के अंदर कम होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एरिया होता है या वेट, स्पेसिफिक वेट होता है पर रेजिस्टेंस या पर मीटर, वो एज कंपेयर टू कॉपर ज्यादा होता है। यानी कि कॉपर आप कह सकते हैं कि वो छोटे डाया वाला भी यूज हो जाता है हायर करंट के लिए, जबकि एल्यूमिनियम आपको थोड़ा सा लार्जर लार्जर इन डाया रखना पड़ता है। जबकि हम जब इस स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम ACSR यूज करते हैं कंडक्टर्स, या फिर फ्रीक्वेंसी को हम कम करके जो है ना इसको वो कर सकते हैं, डाया को कम करके, या फिर आप होलो कंडक्टर्स यूज करके भी स्किन इफेक्ट को कम कर सकते हैं। द कैपेसिटर स्विचिंग इज इजीली डन विथ
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, कैपेसिटर स्विचिंग, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये उस स्विचिंग की बात कर रहा है कि ऑन एंड ऑफ सर्किट ब्रेक एंड मैक हो रहा हो तो वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के जरिए इजीली हम कर सकते हैं इनके कंपैरिजन में जिसमें ऑयल और एयर ब्लास्ट दिया हुआ है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द कंडक्टर, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है, यानी कि उसकी जो कंडक्टिविटी, नेचुरल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की है उस पर डिपेंड करती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है। A short transmission line has equivalent LOC circuit पे डिपेंड consisting, LOC की कैरेक्टरिस्टिक। यस सर, इम्पीडेंस की बात हो रही है ना, Z की बात हो रही है, वो उस पे वो उसके डिपेंड अंदर करता है। यानी कि हाँ एक्चुअली कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी वो तो फिर कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल आपने कॉपर यूज किया है, सिल्वर यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है या गोल्ड यूज किया है ना, तो उनकी स्पेशल नेचुरल कंडक्टिविटी या कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उनकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। A short transmission line has equivalent circuit consisting of R and series inductance L. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमें पता है कि जो पैरेलल या शंट पैरामीटर्स होते हैं वो हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनके इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते, सिर्फ सीरीज इफेक्ट्स कंसीडर करते हैं या पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं जो कि आर एंड एल हैं। सर 10 मिनट बाकी है अभी फिलहाल। अच्छा एक स्लाइड पीछे करें आप जरा। शंट कैपेसिटेंस इज यूजुअली नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक हो गया। मीडियम में ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मीडियम एंड शॉर्ट बहुत मत कीजिएगा, मीडियम में एग्जिस्ट करती है, चलें आगे। और शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस लम्प्ड इन नेचर होते हैं जबकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सुपर हीटेड स्टीम इज ऑलवेज एट अ टेम्परेचर हायर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू अ स्टीम प्रेशर। सुपर हीटेड स्टीम वो स्टीम होती है जो सुपर हीटर में से गुजर रही होती है, ये बिल्कुल जो एग्जॉस्ट निकल रहा होता है, हीट निकल रही होती है कंबशन के बाद, तो बिल्कुल उनके फ्रंट पे ये ट्यूब्स लगी होती है जिसमें से वेट स्टीम हम गुजार रहे होते हैं, लेकिन इसमें से जब गुजरते हुए वो अ, बहुत एनर्जी फील करती है, टेम्परेचर और प्रेशर उसका ज़्यादा होता है हीट एनर्जी का, तो उसकी वजह से ड्राई वो वेट स्टीम जो है ना ड्राई में कन्वर्ट हो जाती है और उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ जाता है जिससे उसकी एफिशिएंसी या वर्किंग बढ़ जाती है, तब वो टरबाइन के ब्लेड्स को ज़्यादा एफिशिएंट वे में रोटेट करवाना स्टार्ट करती है। ट्रांसमिशन लाइन लिंक्स जनरेटिंग स्टेशन टू द रिसीविंग एंड स्टेशन, रिसीविंग एंड स्टेशन इन द सेंस के आपके पास सब स्टेशन जो लगे हुए हैं, ठीक है। अ लोड कर्व इज अ प्लॉट लोड वर्सेस टाइम। लोड कर्व वो कर्व होता है जिसमें हम लोड को दिखाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, यानी आप वर्टिकल कंपोनेंट में आप लोड लेते हैं इन किलोवाट या किलोवाट, हाँ किलोवाट में ले लिया, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स एक्सेस में आप टाइम ले लेते हैं, तो जब इस लोड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो आपके पास एनर्जी बन जाती है। सो वी कैन से दैट द एनर्जी जनरेटेड या एनर्जी कंज्यूम इज आल्सो नोन एज अ लोड कर्व, या इसकी जो है ना लोड कर्व की आप डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी जनरेटेड को लोड कर्व भी कहते हैं। और लोड कर्व आप लोड और टाइम के वर्सेस का जो वो लेते हैं ग्राफ लेते हैं, ग्राफ एक कर्व होता है तो उसको लोड कर्व कहते हैं। ये डेली, मंथली एंड ईयरली तीन तरह के लोड कर्व्स होते हैं, उनके टाइम से ही डिवाइड होता है। डेली का है तो 24 घंटे, एंड अगर मंथली है तो मंथली आवर्स या 30 डेज, एंड अगर ईयरली है तो 8700 समथिंग जो आवर्स हैं उससे डिवाइड करते हैं। As compared to steam at entry to the turbine, which of the following will be larger at the exit of the turbine? Specific volume जाते हुए स्टीम पे वॉल्यूम कम रहता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब वो टरबाइन को घुमाती है आगे जाती है और फर्दर ब्लेड्स होते हैं, करते करते जब एंड पे पहुंचती है तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत फैल जाता है, बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि टरबाइन भी अंदर से जो है ना लार्जर इन साइज होता जाता है और ये फैलती जाती है स्टीम कन्वर्जन के बाद।
इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज अर्थ वायर या फिर स्काई वायर। पहले भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है इसी के हवाले से, जिसमें एरेस्टर की भी बात थी। इन आरएलसी पैरेलल सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन द सर्किट बिहेव्स एज यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो एल और सी एक दूसरे को वो करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, एंड द फैक्टर विच विल रिमेन ओनली एक्टिव इज आर। तो ओवरऑल सर्किट बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टिव एंड यूनिटी पावर फैक्टर होगा। जबकि इसमें पैरेलल है तो वोल्टेज मैग्नीफाई हो जाएगा एंड करंट मिनिमम हो जाएगा। इसको रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये करंट को रिजेक्ट करता है जबकि वोल्टेज को बढ़ाता है। एंड सीरीज इसके रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। सीरीज को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, वो करंट को मैग्नीफाई करता है एट रेजोनेंस सर्किट, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम, उसकी उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो मिनिमम हो जाती है एज कम्पेयर टू पैरेलल सर्किट। An alternator with four poles having RPM of 1500 find the RPM of system, या फिर ग्रिड की अगर आरपीएम उसकी फील्ड की अगर जो सिंक्रोनस फील्ड है स्पीड है उसकी अगर आरपीएम मालूम करना चाहें तो फोर पोल्स दिए गए हैं, NS इक्वल्स टू 120 F/P करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आई थिंक ये सो फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा फ्रिक्वेंसी सर की यहाँ बात, पर। बिल्कुल फ्रिक्वेंसी की बात है क्योंकि NS यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप NS मल्टीप्लाई बाय P यानी 4 डिवाइडेड बाय उसकी डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो फेस्को का टेस्ट था वो इतना मुश्किल नहीं था, अगर थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कवर कर ले और साथ में थोड़ा सा कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन है उनको कवर कर ले। जीके तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, वो इजी होता है अक्सर, और बेसिक्स ही उसमें पूछी जाती है। जैसे आप पाकिस्तान स्टडी के बेसिक्स देख लें, सर सैयद अहमद खान हो गया, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अलामा इकबाल हो गए, साथ में जो कुछ इवेंट्स थे जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार, एंड उसके बाद जो खिलाफत की मूवमेंट्स थी, फिर उसके बाद जो कमीशन, साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, कायद आजम के 14 पॉइंट्स एंड अलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद सेशन। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल तरतीब के वाइज चलेंगे। 1935 का जो एक्ट है, फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं, फिर 1940 में करारदाद पाकिस्तान या फिर लाहौर रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं, एंड फर्दर आगे मूव करते हुए फिर 3 जून का प्लान एंड उसके बाद मूव करते हुए एंड द इंडिपेंडेंस। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? जंग आज़ादी से, जब 1857 में जब मंगल पांडे ने जंग का ऐलान किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो उस वक्त के जो उनके फौजी थे, उस वक्त के जो उस टाइम के उनके जो सिपाही थे, वो एक कारतूस यूज करते थे। उस कारतूस के अंदर सुअर और जो है ना भैंस की चर्बी का मिक्सचर बनाया जाता था, और वो उसके जो है ना उस पॉइंट पर रखा जाता था, वो चर्बी मिक्स करके, जहां से वो अपने मुंह से उसका ढक्कन खोलते थे उस कारतूस का या उस बुलेट का। तो वो मुस्लिम्स और हिंदूज जो मेजोरिटी में वहां पर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनके मुलाजिम या वर्कर्स या फौजी, तो वो जब उनको पता चला, मंगल पांडे ने फिर जो है ना इनके अगेंस्ट एक जंग आज़ादी का ऐलान किया। सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर 90 साल बाद जाके हमें उनसे या हिंदुस्तान को उनसे आज़ादी मिली। इंडियंस तो अभी भी आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान अभी तक फंसा हुआ है ना इस चक्कर में। सो उसके बाद अगर इस्लामिक स्टडी को देख लें तो इस्लामिक स्टडी में आपके पास जो है ना लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में आप पढ़ेंगे, एंड साथ में जो है ना जो 4 खलीफा हैं आपके उनका पीरियड पढ़ेंगे, और अहम अहम जो इवेंट्स हुए थे इन खलीफा की पीरियड्स में एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, स्पेशली कौन सी जो है ना प्रेयर कब जो है ना फर्ज हुई या कब ऑब्लिगेशंस हुई। ठीक है, ये चीज़ें देखनी है, गज़वात देखनी है। और जीके में कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करें एंड लैंडलॉक कंट्रीज एंड बाकी चीज़ें,
कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर ज्यादा है, पीक कहाँ पर है, एंड अगर हम ओशियन की बात करें, समंदरों की, तो वहां पर डेप्थ सबसे डेड सी लेवल कौन सा है, या फिर डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का एंड हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये चीजें देखें तो वो जीके में आ जाता है। एंड उसके अलावा कंप्यूटर तो आपको पता है आजकल 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो तो आप एक, मैंने फाइल बनाई हुई मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आप कवर कर सकते हैं, या उसको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर शॉर्टकट कीज हैं, क्योंकि 20 सवाल बहुत मायने रखते हैं। तो तैयारी की इतनी मुश्किल नहीं है, तैयारी करें, रेगुलर करें, अच्छे से करें। सर इस बार रेशियो यही होगा, ये जिस तरह 70 टेक्निकल और 30 नॉन टेक्निकल इस बार 2024 में जो होने वाला है। जी जी, होपफुली इनका यही है। अभी तक कोर्स कंटेंट्स इन्होंने शेयर नहीं किए, लेकिन कंडक्टिंग टेस्ट वही, सर्विसेज भी उसी की हैं एंड टेस्ट भी उसी वो का है। ईआरपी क्या था सर? ईआरपी लिखा हुआ था कि फेस्को वाले ईआरपी इस तरह सेम एमसीक्यूज ही लिखा आएंगे हुआ था, वो। सेम ही जी। लिखा हुआ था, ईआरपी लिखा हुआ था लास्ट ईयर भी, लेकिन वो आईटी से रिलेटेड था, शॉर्टकट कीज थी ये। अच्छा।